Welcome all of you again with the same face in front of your screen, but with the different faces, the panelists, and with a new session. So this session is all about social entrepreneurship, जिसमें हम agents of change को डिस्कस करेंगे. So इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमना उस्मान. मैडम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. आप सीनियर पार्टनर हैं एडवोकेट आप सीनियर पार्टनर हैं बैरिस्टर एट लॉ एट सदीक वारडा उस्मान एंड मेमन लॉ एसोसिएट और ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स. आपने बैचलर इन लॉ किया हुआ है. सो मैडम, विदाउट फर्दर ड्यू, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान. टैक्स एक वो इश्यू है जो कि करंट में बहुत हमारे सामने आ रहा है. तो आप कैसे देखते हैं कि टैक्स का निजाम इतना बुरा क्यों है पाकिस्तान को? क्या ऐसी वजह है कि इससे हम दूर भागते हैं बजाय इसको हम समझने के? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. आपका जो सवाल है, आई थिंक मैं उसका बड़ा सिंपल आपको वजह बता सकती हूँ. देखिए, जो टैक्स लॉ है, जैसे कि आप समझते हैं कि उसकी अपनी टेक्निकलिटीज हैं और उसकी इम्पोजिशन के लिए जो इदारे हैं उन्होंने कानून तो बड़े इफेक्टिव बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उसको एक एज मिल जाता है टू इवेड टैक्स. और सबसे बड़ा रीजन है करप्शन का, जैसे हमें पता है. तो करप्शन का जो सिस्टम है वो इतना हमारी सोसाइटी में फैल गया है, जिसकी वजह से जो करप्ट अनासर हैं वो जो लॉ की पेचीदगियां, जो टेक्निकलिटीज हैं, उनका फायदा उठाते हुए कभी कभी जो टैक्स पेइंग अथॉरिटी है उसका फायदा उठाते हुए इवेट कर देते हैं. जब भी आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, इंसेंटिवाइज किया गया है टैक्स पेयर्स को कि आप खुद डिक्लेयर करें कि आपकी कितनी इनकम है, कितनी वेल्थ है, ताकि एक कैलकुलेटेड वे में ये टैक्स जो है वो मालूम हो सके कि इस आबादी से इतनी टैक्स पेइंग सिटीजन से कितना टैक्स लिया जा सकता है. तो आप देखते हैं हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बहुत छुपी ढकी होती है. हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने नाम पे नहीं खरीदते, हम किसी और के नाम पे लेते हैं. हम अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं सालाना. हम जो है एम्प्लॉयर के साथ अपनी सेटिंग करते हैं कि हमारी इनकम जो है वो इतनी शो की जाए जो कि नजर आए बजाय कि वो टैक्स पेइंग ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन होती उससे ज्यादा है. उससे हम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं. तो सारा का सारा जो क्रक्स है वो ये है करप्शन. हर कोई चाह रहा है कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं सोचता कि टैक्स देंगे तो उसका फायदा उन्हीं को किस तरह से होगा. उस वही सोचते हैं कि हम पता नहीं हमें फायदा हो अथॉरिटी को, हम इस वक्त जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास हम वो बचा रहे हैं. तो इसलिए जो है मेन वजह है जी. सॉरी जी कंटिन्यू करें आप. अच्छा, अब देखिए जो क्राइटेरिया है, आपके जो ये टॉक सुन रहे होंगे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, तो इसलिए उनको मैं अगर थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि टैक्स सिस्टम क्या है पाकिस्तान में. देखिए, टैक्स सिस्टम में 3 बहुत बुनियादी चीजें हैं. एक तो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स पे किसको करना है. दूसरी बात ये है कि टैक्स कितना पे करना है और किसको पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरी बात ये है कि अगर टैक्स के हवाले से हमारा कोई डिस्प्यूट होता है विद द अथॉरिटी दैट्स टेकिंग टैक्स फ्रॉम अस, तो उसको हमें रिजॉल्व किस तरह से कराना है. अच्छा, इन तीनों बातों की एक तो आगाही, एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है. आई थिंक जो लोग अर्न करते हैं इतना कि वो उनकी टैक्सेबल इनकम होती है, उनको तो शायद ये चीजें मालूम होती हैं. जो हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि अब हमें नौकरी लेनी है यूनिवर्सिटी के बाद या हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको ये बातें बहुत बेसिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बताना बहुत जरूरी है कि आपको कब कब टैक्स किन किन चीजों पे करना होगा.
और अगर कोई आपका टैक्स अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट होता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से रिजॉल्व करना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है कि हमारे टैक्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, टैक्सेस की एक बहुत, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, अगर अब्दुल अहद आपके पास फैसिलिटी हो मैं वो प्रेजेंटेशन भी दे दूंगी आपको, तो आप जो सर्कुलेट कर सकते हैं हमारे लिसनर्स को। जी देखिए, जो टैक्सेस हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जो मैं अर्न करती हूँ मैं उस पे थोड़ा सा टैक्स दूं हुकूमत को, वो होता है हमारी इनकम पे, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस पे, जो हम लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, छोटी सी भी चीज खरीद रहे हैं उसके हवाले से, जो भी प्रॉपर्टी हम मूवेबल इमूवेबल ले रहे हैं उस पे टैक्स, वो एक इनडायरेक्ट तरीके से हमसे लिया जाता है एट द टाइम ऑफ आवर ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये लागू किस पे होते हैं टैक्सेस? ये लागू उन पे होते हैं जो कि रेजिडेंट हो पाकिस्तान में और एक गिवन टैक्स ईयर में एटलीस्ट उन्होंने कम से कम 182 डेज पाकिस्तान में गुजारे हों। अब वो लोग वो नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, हम जैसे सिटीजन्स भी हो सकते हैं, वो कंपनीज भी हो सकती हैं, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप्स। अच्छा, ये कब से कब तक देना होता है? हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्पेसिफिक डेडलाइंस होती है। हमारा एक टैक्स ईयर होता है। टैक्स ईयर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई और वो एंड होता है 30th जून का। ये एक नेचुरल टैक्स ईयर होता है जो कि हर कंपनी को लागू होता है, सब्जेक्ट टू कि उसने यानी कि ये टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर का इक्विवेलेंट होता है, सब्जेक्ट टू कि किसी ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल ईयर ही डिफरेंट रखा हुआ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो 1 जनवरी टू 30 दिसंबर रखती हैं, कुछ होती हैं जो 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, तो उनके लिए वो स्पेशल टैक्स ईयर होता है। उनकी डेडलाइन फॉर फाइलिंग रिटर्न्स वो फिर उस हिसाब से होती है, बट अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल सबकी डेडलाइन फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न का मतलब टू डिस्क्लोज आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम है बिफोर द टैक्सिंग अथॉरिटी, वो होती है 30th जून। अच्छा, अब ये तो हम सबको मालूम है कि हर शख्स को टैक्स नहीं देना होता। इनकम के हवाले से हर उस शख्स को टैक्स देना होता है जिसकी सालाना इनकम एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ऊपर। अब मैं वो जो प्रेजेंटेशन आपको दूंगी तो उसमें रेट्स लिखे हैं। अगर कोई शख्स सालाना तौर पे 2 लाख से कम कमा रहा है उस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर कमा रहा है सालाना तो उस पे उसके रेट के हिसाब से टैक्स होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होता है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो उसमें आप कैपिटल गेन हासिल कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग टैक्स होता है। तो ये जो भी इंडिविजुअल जब वो अर्निंग कैपेसिटी में आ जाए उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको किन किन चीजों पर टैक्स देना है। अर्न कर रहा है तो इनकम टैक्स देना है, कुछ लेन देन कर रहा है तो सेल्स टैक्स देना है। उसके अलावा भी अगर मैं आपको गिनवाऊं तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो देने होते हैं। एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन फी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, और ये सारे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। अच्छा, देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो टैक्स है ये खाली इसलिए नहीं होता कि हमें डिप्राइव किया जाए हमारी इनकम से। हमें ये भी बड़ा जरूरी है जानना कि ये इवेंचुअली जो 1 रुपया हम टैक्स का देते हैं वो हमें बेनिफिट किस तरह से करता है। तो ये हमारे नौजवानों को मालूम जरूर होना चाहिए, हाउ आवर फेडरेशन एंड हाउ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर्क। टैक्स तो हम बहुत सारी चीजों में फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स एंड सर्विस या फ्यू टैक्सेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, बट एट द सेम टाइम उसका एक बजट बनता है। सालाना हमारा एक बजट बनता है, फिर वो बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है टू प्रोविंसेस इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और फिर जब प्रोविंसेस में वो बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका बेनिफिट फिर हमारे
मुख्तलिफ चीजों में मिलता है, हमारी लोकल गवर्नमेंट को मिलता है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज हैं उनको मिलता है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत है। दूसरी बात यह है कि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यस देयर विल बी टाइम्स जब हमारा टैक्सिंग अथॉरिटी से झगड़ा होगा। हमारा झगड़ा होगा तो हम उस डिस्प्यूट को किस तरह से रिजॉल्व करें। तो हमारी जो एडजुडिकेटिंग पावर्स हैं, जो एडजुडिकेटिंग राइट्स हैं, वो हमारे जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लिटिगेशन प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई थिंक हमारे जो कानून है वो बड़ा उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है इस लिटिगेशन प्रोसेस को। हमारी जो इनकम टैक्स के हवाले से कानून है वो, जैसे हम सबको मालूम है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 और उसके रूल्स हैं उसके हिसाब से, सेल्स टैक्स का कानून है और मुख्तलिफ कानून है फेडरल एक्साइज वगैरह के। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो कि हमारी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा इनकम टैक्स का पार्ट भी डील करता है, हमारा सेल्स टैक्स ऑन स्पेसिफिकली गुड्स का पार्ट भी डील करता है। और उसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपना एक कस्टम्स डिपार्टमेंट है जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह डील करता है। जब हमारा कोई झगड़ा होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है कि इस साल मुझे इतना टैक्स पे करना था, मैं एक कंपनी हूँ, मुझे इतना करना था, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना ऑडिट करके अपनी असेसमेंट करके मुझे डिफरेंट रेट बताती है, तो उसको मुझे किस तरह से रिजॉल्व करना है। पहला जो शख्स है जिससे मुझे बात करनी है वो होता है असेसमेंट ऑफिसर। उसको कहते हैं जो उसकी पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट कमिश्नर, 17th ग्रेड ऑफिसर इन FPR। वो हमारे लिए एक ऑर्डर बना के देता है। हमारा अगर उससे झगड़ा होता है, पहले तो हम ऑफ कोर्स वो हमें ब्लाइंडली नहीं टैक्स हम पे इम्पोज कर सकता है, हमें एक राइट ऑफ ऑडियंस होता है, हम उसके पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको अपनी कैलकुलेशन दे सकते हैं। किसी वजह से वो नहीं मानता, वो ऑर्डर पास कर देता है कि नहीं आपकी इस कंपनी को इतना ही टैक्स देना है। तो हमारे पास हायरार्की है ऑफ टेकिंग द केस अप टू हैव इट डिसाइडेड। अब वो हायरार्की काफी अच्छी है। ऑर्डर के बाद आप कमिश्नर अपील जो एक और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है विद इन FPR, उसके पास जा सकते हैं। ये टेक्निकली साउंड लोग होते हैं विद इन FPR जो आपका इशू बेहतर तरीके से समझ के रिजॉल्व कर सकते हैं। वो आपका मसला रिजॉल्व नहीं करते, आप एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं जो है होता है इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। उसके बाद अगर वो कानून को नहीं समझ पा रहे तो आप हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे पास ये रिजॉल्व करने का भी एक इशू है। तो कटिंग शॉर्ट बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है, तो मैं कहूंगी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस शख्स को टैक्स देना है, हर किसी को नहीं देना, उसका इसकी क्लियरेंस दी हुई। दूसरी बात ये है कि जो है कितना देना है उसका भी कानून है। और तीसरा कि अगर हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ झगड़ा हो जाए तो फिर हमने उसको रिजॉल्व किस तरह से करना है। थैंक यू आहद। थैंक यू सो मच मैम। So Jawahar Hafiz Saab is the entrepreneur and stock market expert, a motivational speaker, business consultant, and founder of the first educational program Learn to Invest in Pakistan Stock Exchange. Sir, ensuring participation in social entrepreneurship, आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही की एक्सटेंशन है। देखिए, कन्वेंशनल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क क्या होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कुछ सोल्यूशन लेकर आता है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सिर्फ ये चीज होती है कि जो टॉप प्रायोरिटी है उस पर आप रखते हैं पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, तीनों चीजें, कि जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसको क्या फायदा हो रहा है। यानी जिस तरह आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसमें जो बिगिन विद शुरू से ही आपका मोटिव होता है कि आपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हल करनी है। चाहे आप मिनरल वाटर का प्लांट लगाने जा रहे हो तो आपके ज़हन में ये भी सवाल होना चाहिए कि पानी जो है ये बहुत बड़ा मसला है, ऐसे बीमारियां फैलती हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कि मैंने इसको साइड बाय साइड
इसमें डबल बॉटम लाइन आपने लेके चलनी है। एक सोशल साइड की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है और कोशिश करनी है कि फाइनेंशियली वायबल हो। फाइनेंशियल वायबल होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका वो आप डोनर से भी पैसा ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो दुनिया में आए हैं तो कुछ भलाई कर जाएं, कुछ खैर बांट जाएं, कुछ आपके होने आपकी वजह से लोगों को फायदा हो। ये बेसिक मैं समझता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये जिसे क्रक्स है कि ये इसके अंदर चीज को आपने रखना है। अब उसमें डिफरेंट लेवल के ऊपर लोग इसको ज्वाइन करते हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो जिस तरह पानी की बोतल है तो वो पर बॉटल जो है या पर सेल 100 रुपीज में से 5 रुपीज या 10 रुपीज जो है वो किसी साथ उसके उन्होंने साइड बाय साइड को एजुकेशन का, कुछ हेल्थ का वो प्रोग्राम चलाया हुआ है और वो उसके ऊपर दे रही है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। आवाज तो आ रही है मेरी? मैंने कहा मैं अकेला ही था। मैंने कहा पूछ लो, आवाज तो आ रही है। हम तो बड़े वोट से आपको सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अब उसमें ये इट्स नॉट अबाउट, इसके बारे में जो बेस्ट स्टेटमेंट मुझे लगी है, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ फिश टू समबॉडी और इट्स नॉट अबाउट टीचिंग यू हाउ टू फिश। इट इज अबाउट रेवोल्यूशनाइजिंग दी फिशिंग बिजनेस। यानी आपने पूरे की पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया है। आपने बिजनेसमैन को एक दोस्त बना के खड़ा कर दिया है सोसाइटी का, मुआशरे का, जो कि होना चाहिए। अब यूथ, जी सर, जफर साहब जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अभी जफर साहब मेरा ख्याल आगे पीछे होकर कैमरा चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें सर असल में बात ये है कि दौर बदलता जा रहा है। हम लोगों को वो जो है, मैं भी पहले तारे उन्हें खींच के चेक कर रहा था ये शुरू करने से पहले। तो यूथ जो है, आप लोग तो बचपन से ही ये खेलते आ रहे हो ना इन गैजेट्स के साथ, और ये जो चीजें हमारे लिए जरा ये एक नई चीज है। अच्छा खैर जी, कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो बात ये है कि ये आप अपने आप को किसी मूवमेंट के साथ भी एंगेज कर सकते हैं एज अ यूथ। जब आप स्टूडेंट हैं तो आप देखते हैं कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, और आप उस वक्त अपने आप को एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी कोई पावर की पोजीशन हो। इसको आप छोटे लेवल से भी किसी मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि तहरीक आप हो, तहरीक का हिस्सा भी आप हो सकते हैं। हर बंदे ने, जैसे पाकिस्तान मूवमेंट चली थी, हर बंदे ने तो एम ए जिन्ना साहब का रोल अदा नहीं ना करना था। बिल्कुल सर। कुछ ने उनकी चलाई हुई तहरीक को प्रमोट करना था अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी जगह रोल। तो यूथ जो है वो मैं समझता हूं बेशुमार एनर्जी होती है उसके पास। उसको ये सोचना चाहिए कि जो सोशो इकोनॉमिक मेरा स्टेटस है, जो भी है, और जो एजुकेशन मेरे पास है, उससे मैं सोसाइटी को किस हद तक बदल सकता हूं, किस तहरीक का हिस्सा बन सकता हूं, या कोई नई तहरीक चला सकता हूं, और उससे सोसाइटी जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इट्स ऑल अबाउट एक इम्पैक्ट लाने की बात है सोसाइटी के ऊपर। अब आप ऐसी सर्विसेज या ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि जिनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सोसाइटी को बदलने में जा रहा है, जो चेंज कर रहा है सोसाइटी को। ठीक है ना? एज अ यंगस्टर आप ये एनलाइटनमेंट भी फैला सकते हैं, मुआशरे को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि इन चीजों को वो इम्प्रूव करें। अच्छा जी, सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेंज और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस आर द प्राइम एरियाज के जिनके अंदर जो है ना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है। कि आपका जो प्राइम एरिया है वो ये है कि किस तरह से एग्जिस्टिंग, जैसे कराची है, कराची में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल बनी हुई है, अभी आज ही मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, 7-7 फुट कई जगह पे पानी खड़ा है, 8-8 फुट खड़ा है, लोगों के घर डूब गए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज कर सकते हैं, आप बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि बाहर की दुनिया में ये पानी जो है इसको निकालने का क्या तरीका है।
क्या स्ट्रॉन्ग सीवरेज की ऑप्शन हो सकती है, या कोई हैवी पंपिंग की ऑप्शन हो सकती है, या कोई मोबाइल पंप अवेलेबल है। इवन अगर आप अपनी और कुछ नहीं कर सकते ना, आप अपनी रिसर्च बनाकर आप उसकी कुछ वीडियोस डाउनलोड करके अगर वो भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं ना, मैं इसे कहूंगा ये भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है सोशल, कि आपने बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज से, सिर्फ थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी नॉलेज देके मासेस का इशू जो है उसको हल कर दिया है। देखिए दुनिया भर के अंदर क्या होता है, हम लोग पाकिस्तान में जब कोई हादसा होता है ना, आप देखें जहाज गिरते हैं तो मेरे कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, गिर गया बस, अगला फिर गिर जाता 3 साल बाद, फिर गिर जाता 3 साल बाद। हम उसको स्टडी नहीं करते हैं। वेस्ट में और हम में फर्क क्या है, वो हर एंगल से उस चीज को स्टडी करते हैं कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। एक खास हद से आगे तो आप चीजों को नहीं रोक सकते, लेकिन किस हद तक बेहतर किया जा सकता है। अब इस वक्त मैं समझता हूं जो कराची है उसके इर्द गिर्द जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, दिस टाइम इट हैज हैपेंड, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन। दे शुड यूज देयर लैपटॉप्स एंड देयर मोबाइल फोन फॉर द रिसर्च। के दुनिया भर में देखिए कोई मसला पहली बार नहीं होता कि हमारे साथ ही पेश आया है, ये मसले दुनिया के और जगहों में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और उसमें अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं और लोगों को कैसे एंगेज कर सकते हैं उस मसले के अंदर, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि जो यूथ है उसको इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए, बजाय व्हाट्सएप, टिकटॉक और जो दूसरी जो चीजें हैं जिन पर ज्यादा ध्यान है बच्चों का, तो उससे बदल के उनको ये देखना चाहिए कि मैं एम्बेसडर ऑफ चेंज कैसे बन सकता हूं, या मैं चेंज खुद कैसे ला सकता हूं। तब्दीली जिसकी हम सबको बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, नारा भी था, अभी भी नारा बरकरार है, तब्दीली आई नहीं है, अल्लाह करे कि आ जाए। तो अब तो तब्दीली आप लोगों ने लानी है ना, यंगस्टर्स ने, बच्चों आप तब्दीली हैं। अगर हम तब्दीली ला चुके होते तो आप इस वक्त एंजॉय कर रहे होते ना हमारी लाई हुई तब्दीली को। अब आपके हाथ में टॉर्च है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस तरह, जैसे वो फिक्स इट कराची में एक बंदा, वो भी सोशल एंटरप्रेन्योर ही है, मैं उसे कहूंगा, तो जिसने वो ढकने गटरों के और इस तरह की जो मूवमेंट्स जो चलाई हैं, दो मैं समझता हूं कि इसमें 2 pronged थ्योरी लोगों को लेनी चाहिए। एक ये कि ये क्यों हुआ है, नेग्लिजेंस किसकी थी। आप इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। सोशल मीडिया ने ये हमें पावर दे दी है कि अगर कहीं पे कोई चीज गलत है तो हम उसको दुनिया के सामने ला सकते हैं, और पब्लिक का प्रेशर हमेशा से है। पुराने जमाने में इवन रोमन एम्परर्स जो है ना, जब वो देखते थे ना जब मेरी हुकूमत लौट जाएगी तो गेम्स अनाउंस कर देते थे कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। तो आप जो ये इश्यूज हैं, इवन मैं ये कहूंगा कि जो सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है पावर के लिए, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसको कि करना चाहिए, जिस पर के बात भी होनी चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि जो प्रॉपर यूज है। इवन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो झूठ बोलता है, या झूठ नहीं कहूंगा मिलाइन कर देता है फैक्ट्स को, उसको भी बदला जा सकता है, क्योंकि आप हर बंदा एक इंडिविजुअल चैनल है। ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा एक चैनल है, अब यूट्यूब का चैनल है, मेरा चैनल है, 600 से ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरे नजरियात हैं, मेरे ख्यालात हैं, जिन्हें लोग देख सकते हैं, मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो ये पावर जो है ये इस एरा में आप लोगों के पास आई है, ये पहले नहीं थी। जो मेरे अब्बा जी की जनरेशन थी, जो मैं 50-30 साल नॉर्मली कहते हैं कि 100 साल में 3 जनरेशन जो है वो घूम जाती हैं। तो अगर हम एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी, ये आपके पास ये फैसिलिटी है। आप जब चाहें इस चेंज की मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं जाती तौर पर ये समझता हूं, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है हमारे मुल्क में, ये मेरी पर्सनल सोच है या मेरा पर्सनल ख्याल है, उसकी तहरीक चलाने की बड़ी जरूरत है, सख्त जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी का कतई ये मतलब नहीं है यू नीड $1 बिलियन टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। देखिए ना, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने जाके आइंस्टाइन को चैलेंज कर देना है।
फिजिक्स आपके घर की लाइट पे भी अप्लाई होती है ना, बेसिक कॉमन सेंस पे भी अप्लाई होती है कि यार ये बिजली है ना। ये एक अजीब सोसाइटी है कि जिसके अंदर फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी इज बीइंग इग्नोर्ड। ना स्कूल में कोई डिस्कस करता है, ना कॉलेज में कोई डिस्कस करता है, ना यूनिवर्सिटी में कोई डिस्कस करता है। जब लड़का 25-26 साल का हो जाता है तो एक डिग्री वो ले लेता है किसी तरह, इधर उधर मिलते करके, कॉपी करके, रट्टे लगा के, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जाके वो अपने आप को भी बदल दे और दुनिया को भी बदल दे। उसको पता ही कोई नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं। 90% आप एमबीए के ग्रेजुएट्स, मैं तो यूनिवर्सिटीज में गया हूं, मुझे यूनिवर्सिटीज बुलाती रहती है, 90% आप एमबीए ग्रेजुएट्स पे बात चले जाए, एमबीए एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, आम एमबीए की बात कर रहा हूं, या बीबीए करने वाले, उनका बैंक अकाउंट नहीं होता। उन्हें यह पता नहीं होता कि बैंक में पैसा कैसे डालना है, पैसा कैसे निकालना है। फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये एक इग्नोरेंस है, हम किसी और ही दौर में रह रहे हैं। ये भी एक जी। But we have to move to our next speaker because टाइम कम है हमारे पास और मुकाबला ज्यादा है। नहीं सर, आप सबको बराबर टाइम दें। आपने मुझे ये ना बताया ही नहीं शुरू में, मैं तो बैक स्टेज पूछता रहा कि ये सोलो बोलना है या ये शेयर है, दूसरों को भी टाइम दें। No issue, no issue. Thank you so much, sir, for understanding. So we are moving forward to our next speaker, Mr. Jamal Ahmed. Mr. Jamal Ahmed is a German Pakistani entrepreneur, writer, peace activist, a social political advisor. He started his career as a young market trader. Today, he is an investor, a CEO of a private equity company. Jamal Kasser studied advanced management diploma, and now he is the diplomatic council. He is the commissioner of diplomatic council for peace. Thank you so much, sir, for joining the session, for giving us your time. Sir, बिल्कुल टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा। हमारा ट्रांसनेशनल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी सी आप नजर डालें और बताएं कि क्या ये अ रोड टू पीस है या फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी सर। ठीक है। अच्छा, भी पहले तो ये जो आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसकी जो बेसिस है वो ये है कि कोई भी काम ऐसा करे जो सोसाइटी को फायदा दे। मतलब है कि इसको थोड़ा सा चेंज देते हैं फ्रॉम बिजनेस टू सोशल। इसके अंदर अगर आप उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाए तो आप एक तरफ तो कैपिटलिज्म पे काम कर रहे होते हैं, दैट्स वन बेस कैपिटलिज्म जिस पे वेस्टर्न सोसाइटी काम करती है, लेकिन उसके ऑपोजिट साथ ही पैरेलल सोशलिज्म को मिक्स किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अगर सिर्फ कैपिटलिज्म को फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री ट्रेड पे, तो फिर सोशलिज्म जो है वो काफी सारे सोशल सेक्टर्स जो है वो खराब हो गए। इसके नीचे ये आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस, जिसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, इसकी मैंने कुछ वर्षों पहले एक अच्छा मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडियन की कि उसने जो लैंड इंडिया में फ्री पड़ा हुआ था, लोग यूज नहीं कर रहे थे, तो उस पर उसने कहा कि क्यों ना हम सोशली एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल किया जाए जिससे बहुत सारे लोगों को जो वहां पर रहते हैं उनको फायदा दिया जाए। इसी तरह ये इसमें आप कोई सेक्टर भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप सारे यूटिलिटी को भी इस सेक्टर में भी ले सकते हैं कि नहीं, हमारी बेसिस ये नहीं है कि हम सिर्फ मनी मेकिंग पर हैं, क्योंकि हमारी बेसिस ये है कि हम सोसाइटी को क्या फायदा देते हैं, क्या हम इससे कोई ऐसा काम प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या एक नोबेल प्राइज विनर है पीस का बांग्लादेशी, जिसने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया था जिसके साथ गरीब आवाम को पैसे मिलते थे और वो काम कर सकते थे। ये सारी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे आती है, ये उसकी बेसिकली बेस है। पहले इस बात को समझना चाहिए कि ये है क्या है। तो
बाकी पाकिस्तान आपके सामने ही है, पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड। आप मसाइल भी आप लोगों के सामने है, किस तरह के मसाइल हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट के लिए क्या क्या मसाइल हैं, वो उसके लिए हैंडल करनी भी मुश्किल है। कुछ इकोनॉमिस्ट की भी कमी है जो कि पाकिस्तान को लिंक करें विद ऑल द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो नहीं है इनके पास वक्त बंदे। तो बाकी आप कुछ सवाल करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा जिस हद तक दे सकता हूँ। जी सर, मेरा सवाल इसी का दूसरा पार्ट ये था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी को, या फिर हमारे अमन की तरफ एक नई शुरुआत हो सकती है? नहीं, ये उस तरह थ्रेट वाली चीज नहीं बन सकती, क्योंकि आपका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे थ्रेट आपको इकोनॉमिकली हो तो उसकी वजह से लोग गुर्बत में आ जाएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जरा भी कोई आपको इस तरह की थ्रेट हो सकती है। हाँ, बहुत थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, लेकिन मिसाल के तौर पे ये ऐसे ही है कि आप कहें कि मैंने किसी जगह पे हॉस्पिटल बना दिया है जो सिर्फ सोशली पैसे पूरे करता है, अपनी मुश्किल से अपने आप को चलाता है, तो वो उसकी वजह से आपके बाकी हॉस्पिटल बैकअप नहीं हो जाते। ये नहीं, ये दिस इज नॉट द फैक्टर। वी हैव गॉट 200 मिलियन पीपल लिविंग इन पाकिस्तान और मसाइल बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे और कंपनीज को सब्सिडीज देनी चाहिए, एक्सपोर्ट के जो टैक्सेस हैं वो राइज करने चाहिए। ये पैरेलल चाइना और मुल्कों से एक्सपोर्ट जितनी होती है उनकी बायलैटरल डील्स चेंज होने वाली हैं, ताकि जो सब्सिडीज हैं वो यहाँ पर आए और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। तो नो, आई डोंट सी दिस। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। आई होप कि हमारे व्यूअरशिप को इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो कमिंग टू आवर लास्ट स्पीकर फॉर द सेशन, जफर कुलनरी साहब। जफर साहब, कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you. My name is Zafar Kalanori, right? Okay. जी, पूछे? आपको मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जफर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके तारुफ में जितनी भी चीजें कहें कम है। आप सीनियर पार्टनर है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ऑन केस मैनेजमेंट एंड ADR है, आपने कंसल्ट किया वर्ल्ड बैंक से, IFC से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और ना जाने एक तवील लिस्ट है मेरे सामने जो कि आपके तारुफ में मैं बोल सकता हूँ। सो सर, विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, आपका जो एक्सपर्टीज है वो है व्हाइट कॉलर क्राइम्स। सो व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम्स? एक आम इंसान के लिए व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? देखिए जी, जब आप व्हाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज है, उसे कहते हैं करप्शन। करप्शन किसी मुल्क में ज्यादा, किसी पे कम है, लेकिन ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो करप्शन फ्री है। अब जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये ऐसे लोग कर रहे हैं जो माशरे के अंदर बाइज्जत लोग हैं, उनके पास ऑलरेडी अनफ मनी है, उनका स्टेटस बहुत आला है, वो किसी जरूरत के तहत क्राइम नहीं करते, उनको पैसे अमास करने की जरूरत है और वो पैसे ज्यादा बनाना चाहते हैं। और लालच के सिलसिले में उनके ज़हन के अंदर ये बात आई कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से रकम जो है वो ईंट ली जाए। अब वो पार्लियामेंटेरियन भी हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। बाजुकात वो ये करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, कभी वो ऐसी स्कीम्स बनाएंगे कि जिसके जरिए से वो एक टैक्स की एवेजन कर देंगे और टैक्स उतना नहीं देंगे जितना देना है। कभी ड्रग जो है उसके नाम के ऊपर हमें लूट लेते हैं कि दवाइयों की कीमत बढ़ा दी, कभी स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे हमारे साथ जो है वो धोखा हो जाता है, कभी डॉलर माफिया जो है वो हमें लूट लेता है, कभी सोने की प्राइस ऊपर से नीचे चली जाती है और हमारे साथ ये धोखा हो जाता है। और आजकल व्हाइट कॉलर क्राइम की एक नई शक्ल ये है कि ऑनलाइन व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत हो रहा है। आप एक बटन दबा के पैसा यहां से कहीं का कहीं चला जाएगा और आपको मनी ट्रेल जो है वो नहीं मिल सकेगी। ये डेबिट कार्ड्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनके क्राइम जो है ये हो रहे हैं। बैंकिंग क्राइम्स जो है वो इसके जरिए से होते हैं। हर तरह के हरारनों के क्राइम है। अब इनको अरेस्ट करने के लिए जो कवानीन बने हुए हैं वो बड़े नाकिस हैं। मसलन हमारे मुल्क के अंदर कभी इसको FIA दिखती है, कभी नैब जो कि एक बज वर्ड है, नैब देख रही होती है, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन देख रहे होते हैं,
लेकिन मामला सारा ये है कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड आजकल ये क्राइम हो गया है कि इसके लिए जो एक ट्रेनिंग्स है वो जरूरी नहीं है। हमारा जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे प्रोसिक्यूटर की कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारा जो डिफेंडर है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे जजेस को कोई इल्म नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मैं लॉ स्कूल में गया था वो धात का जमाना था, मैं यही कहूंगा। मुझे तो उस वक्त मेरे फलक को ये पता नहीं था कि नए फिनोमेना आएंगे। मुझे क्या पता था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाएगा, एनवायरमेंटल लॉ आ जाएगा, कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही होगी, डीएनए आ जाएगा, कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स आ जाएंगी, हमें अकाउंट्स की फोरेंसिक्स के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा। ये सारी चीजों की ट्रेनिंग नहीं थी और ये ट्रेनिंग हमने ली नहीं है। एक चीज होती है कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, वो लोग नहीं करते क्योंकि आपके पास अब नौजवान बहुत ज्यादा सारे के सारे हैं जो मेरी ऑडियंस में, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 64% लोग जो हैं वो नौजवान हैं। ये दुनिया में और किसी जगह पे नहीं है। और तो फ्यूचर आपका है। ऐसे ममालिक भी हैं जैसे जापान है, ऐसा ममालिक भी हैं जैसे जर्मनी है कि जिनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। अब जो यंग पॉपुलेशन है आफ्टर दिस पेंडेमिक जो कोविड-19 है, इसके बाद से नए दौर के तकाजों के मुताबिक जब आप इल्म हासिल करोगे, ट्रेनिंग हासिल करोगे, तो देन स्काई इज द लिमिट। आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और वो सीखने की जरूरत है। अब व्हाइट कॉलर क्राइम की जहां तक बात है, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आज ये मुमकिन है कि एक थंब से आप उठा के दूसरी जगह पे थंब इम्प्रेशन एक दूसरे पेपर पर लगा दें और फिजिकली ये प्रूव करना कि ये उस बंदे का नहीं है। इट इज हेल ऑफ ए जॉब। अनलेस आप कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स से वाकिफ हो, आप ये नहीं कर पाएंगे। आपका तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी सेफ नहीं होगा। ये वल्नरेबल टू साइबर अटैक है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर अगली जंगें सिर्फ दो बातों पे होनी है, या पानी की जंग होगी या साइबर वार होने वाली है। अब जो लोग इसको हासिल कर लेंगे इल्म को, वो कामयाब होंगे। अब हम पेंडेमिक की वजह से कोर्ट्स में नहीं जा सकते, पेंडेमिक की वजह से ऑफिसेज में नहीं जा सकते, हम घरों से काम कर रहे हैं। हम लोगों को पढ़ा घरों से रहे। दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में भी सेमेस्टर जो है वो ड्रॉप हो चुका है। अब ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे अगर मैं वाकिफ नहीं हूं कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है, और मैं एज ए स्टूडेंट वाकिफ नहीं हूं कि मैंने पढ़ना कैसे है, मैंने असेसमेंट कैसे करनी है, मैंने लोगों को असाइनमेंट कैसे देनी है, अगर कोर्ट की हियरिंग है तो किस तरह से मैंने ई फाइलिंग करनी है, किस तरह मैंने जो है वर्चुअल कोर्ट के अंदर जाके अपने आप को अपेयर कराना है, ये सारी ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। पुराने जमाने के अंदर अगर अपेंडिसाइटिस का किसी के प्रॉब्लम होता था तो वो चेक करते थे, अगर आप दबा के छोड़े और आपकी पेन ट्रेवल कर रही हो तो दैट मींस इट इज अपेंडिसाइटिस। तो पुराने जो डॉक्टर थे वो एक लंबा सा कट लगाते थे और बंदा 6 हफ्ते के लिए जो है कन्फाइंड टू बेड हो जाता था। आज के जमाने के अंदर जो नया डॉक्टर है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है, वो कैमरे की आंख से देखता है और एक बिल्कुल दाखिल करता है कटर और उससे वो उसको कट करता है और फिर सक करता है और एक छोटा सा टांका लगाता है और विद इन 2 आवर्स जो मरीज है वो वॉक कर रहा होता है। आप मुझे बताइए, वो जो पुराना डॉक्टर है जिसने ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ली, क्या वो इसके साथ जो है डील कर सकेगा? नहीं, वो ऑब्सोलीट हो गई। इसी तरह से लॉ की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, टीचिंग की फील्ड है, ये जमाना साइंस का और इल्म का जमाना है। ये जदीद चीजें हमें सबको सीखनी है। अगर हम ये कहें मुझे सब आता है तो ये बड़ी गलत बात है। उस दिन मेरी प्रोग्रेस रुक गई जिस दिन मैंने ये कहा कि जी मुझे सब आता है। देखिए, जहां तक मेरी लॉ की फील्ड का ताल्लुक है, मैं 2 लाख पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स होंगे, मैं ये कहता हूं कि 10,000 उनमें से बेहतर लॉयर्स हैं, बाकी सब नाम के लॉयर्स हैं। अब उनमें से भी किन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी? उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होकर और उनके बारे में ट्रेनिंग लेंगे। तो ये सीखने की जरूरत है। आपको जब तक इस चीज का इल्म नहीं होगा, हम रोज देखते हैं कि लंबे लंबे आप केसेस चलाते हैं और एंड ऑफ द डे लोगों को पता है कि लोगों ने चोरी की, लेकिन हम जो है उसको क्योंकि डिग आउट नहीं कर सकते, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन इतनी पुअर है, तो वो कोर्ट में भी कहां स्टैंड करेंगी। और फिर वही वाला बंदा जिसने पैसे खाए हैं वो विक्ट्री का निशान बना के हमारा मुंह चढ़ा रहा होता है। हमारा सिस्टम फेल हो गया क्योंकि हमने इसे जदीद तकाजों के साथ हम आहंग नहीं किया। दुनिया में जहां से हमने ये सिस्टम सारे बारो किए हैं, उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया। लोग हर वक्त कहते रहते हैं आजकल जी फोरेंसिक्स की बड़ी बात होती है। आप बिलीव यू मी, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन अकाउंट्स की फोरेंसिक्स करने के माहिर बिल्कुल उंगलियों पे गिने जाएंगे, वो है ही नहीं। हम एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है जनरल क्राइम भी डिग आउट करता है, वही जो है वो
ड्रग्स के बारे में भी डील कर रहा होगा, वही बंदा जो है वो व्हाइट कॉलर क्राइम को भी डील कर रहा होगा। तो ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम वाले लोग होते हैं, ये तो बड़े होशियार हैं माशरे के अंदर, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। आप और मैं अगर जो बाहर के मुल्कों में लोग जाते रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, मैं दुबई गया हूँ, यूएई में मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने यूरोप देखा है, मैंने अमेरिका देखा है, मुझे पता है कि मेरे फलां पॉलिटिशियन का, मेरे फलां ब्यूरोक्रेट का, मेरे फलां जो है वो सबका एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का, मेरे फलां जर्नलिस्ट का ये वाला अपार्टमेंट है, ये वाली बिल्डिंग खड़ी है, ये बड़ी बड़ी सारी प्रॉपर्टी वो मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा तरीकाकारी नहीं है कि हम वापस ला सकें। इतनी देर तक जो कुछ हुआ है, ये हुआ है कि सिर्फ पब्लिक एक्सचेकर से पैसा जाया हुआ है, या इन्वेस्टिगेटर खा गए, या ये इदारे खा गए, या वकला की बड़ी बड़ी फी बन गई। एंड ऑफ द डे हमें तो कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान के अवाम को तो कुछ नहीं मिला। या तो इससे बेहतर है कि आप एमनेस्टी स्कीम जनरली लाइए, उसमें सबको लाइए, वन टाइम माफी दें कि जी आइंदा के लिए मामला ठीक करने हैं। और जहां तक पार्लियामेंटेरियन है वो कानून साजी इसके ऊपर करते ही नहीं है, वो जो है बायकॉट करके अपोजिशन वाले बाहर आ जाते हैं। देखना यह है कि आज की जो अपोजिशन है वो कल की हुकूमत होती है, और आज की हुकूमत जो है कल की अपोजिशन है। आप ऐसे कवानीन बनाइए जो अक्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब करें, तमाम अदारों का एहतसाब करें और न्यूट्रलिटी के साथ करें। सबसे बड़ी बात, आप जो चेयरमैन ही लगाते हैं, मसलन नैब के जो चेयरमैन है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर लगाते हैं, और वो अगर दो शख्सियात जो है आपस के अंदर किसी बात पर कंसेंसस कर लें तो एक बंदे को लगा दें, तो ये फ्री फॉर ऑल है। आप पार्लियामेंट से क्यों नहीं करते, वाइडर डिस्कशन क्यों नहीं करते? मौजूदा चेयरमैन को भी आप देख लें, जो साबका वजीर आजम थे खान अब्बासी साहब, उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने इनकी नॉमिनेशन की थी, उन्होंने दोनों को अंदर कर दिया, अब दोनों एग्रीव्ड है। आप कानून ऐसा बनाइए, ये नहीं होना चाहिए कि जब पीपल्स पार्टी का जमाना आया तो वो नून का एहतसाब करे, नून का जमाना आया तो पीपल्स पार्टी का एहतसाब करे, परवेज मुशर्रफ दोनों का एहतसाब करे, और अब जब तरीके इंसाफ की हुकूमत आए तो इल्जाम ये हो कि जी आप सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, और इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है वो रुक जाती है। लोगों का ट्रस्ट जो है वो अदारों के ऊपर जब नहीं रहता, वो कहते हैं जी क्यों इन्वेस्ट करें किसी जगह पे। बिजनेसमैन है, वो जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो भी डर जाता है, आपका फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी डर जाता है, क्योंकि इस सारी बात के अंदर एक बहुत अहम बात है, वो कि टाइम लाइन होनी चाहिए, चीज का फैसला करें विद इन अ टाइम। अगर कोई गुनाहगार है उसको सजा दीजिए, और अगर कोई बंदे ने जुर्म नहीं किया हुआ तो उसको इज्जत के साथ बरी कीजिए। ये क्या साल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतना लंबा निजाम है, ये बड़े बड़े सरों वालों को एक बात समझ नहीं आती। और नौजवान बच्चों, आपको मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान आपका में भी मेरी नस्ल और मेरी पहली नस्ल जो है वो फेल हो गई हो, आपने फेल नहीं होना। इस मुल्क के अंदर आपने मेरिट भी मांगना है, आपने इस मुल्क के अंदर जो है वो जदीद जो उलूम है उनको भी लेकर आना है, देन स्काई इज द लिमिट, आप जरूर कामयाब होंगे। वो कहते हैं कि हम जो चलते हैं तो ये बनता चला जाता है, हम जो चलते हैं तो ये बनता चला जाता है, लाख मट्टी में छुपा के कोई रास्ता रखे, wherever there is a way, there is a will, there is a way। और हर बड़ी जर्नी जो है वो अच्छे स्टेप से शुरू होती है। हमारा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ने एक जो है ना बैलेंसिंग एक्ट की है। अब इस खित्ते के अंदर बड़ी तरक्की होने वाली है, ये सी पैक जो है ये चलने वाला है, यहाँ से लेकर रशिया तक जो है वो सारे का सारा ये सी पैक चलेगा। अब इसके अंदर नेपाल भी शामिल हो गया है, यहाँ पे एक नया ब्लॉक बन रहा है, टर्की है, ईरान है, यहाँ पे हमारे साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँ चाइना लीड करेगा, और हम सब के सब यहाँ पे खुशहाली आएगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, आपके लिए सारे मौके भी हैं। लेकिन जहाँ पे थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली टाइम कम है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों के टाइम के लिए। आई होप कि हमारे यूथ ने बहुत सी चीजें कनेक्ट की होंगी और बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन से। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।